क्या क्या सबूत है कि एवोल्यूशन होती है? हो सकता है ऐसे ही अर्थ पे आए हो इंसान, या मार्स से जैसे हम दिखते हैं वैसे ही आए हो। तो ये तो हो सकता है कहानी बनाई हो गवर्नमेंट ने कि ऐसे बंदरों से आए हैं। तो कोई प्रूफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि एवोल्यूशन है? तो पहला प्रूफ क्या है? फॉसिल। हो सकता है सरकार ने वो भी नीचे दफना दिए हो प्रूफ की तरह, है ना, कि वही नहीं, या किसी हमारी थ्योरी दिमाग में डालने के लिए कि ऐसे डायनासोर दिखते थे या इंसान पहले ऐसे दिखते थे। ये भी हो सकता है प्रूफ हो। तो बहुत सारे प्रूफ हमें लगेंगे ये जानने के लिए कि एवोल्यूशन होता है। तो पहला तो ये, fossils are the remains hard parts of the life forms found in rocks. Rocks are formed from the sediment of the earth's crust, indicate arrangement of sediments one over the other during the long history of earth. Different age rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. तो ये क्या कह रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग समय पे बनी थी। जितनी नीचे अर्थ की लेयर पाई जाती है उतनी पुरानी वो लेयर होती है। तो आज भी लेयर्स ऊपर बन रही है, ठीक है। तो आज जो लोग मर जाते हैं और उन्हें दफन किया जाएगा तो वो सबसे ऊपर वाली लेयर में आएंगे, ठीक है। उससे पुराने वाले लोग उससे नीचे होंगे और उससे पुराने लोग उससे नीचे होंगे। तो एक लेयर्स तो अर्थ के अंदर जैसे है वैसे ही उनके फॉसिल्स, ये तो डेड रिमेन्स हो गए। सबके क्या फॉसिल बनते हैं? जो डेड को हम बरी करते हैं, क्या उनके सबके फॉसिल्स बनते हैं? नहीं, वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉसिल बहुत कम होते हैं। नहीं तो इतने सारे डायनासोर्स को ढूंढने में इतने सारे लोग लगे हुए हैं आजकल ये हमें पुराने मिल जाएं। अगर ऐसे सारे ही फॉसिल बन जाते तो यहाँ पे हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती। तो पर पॉइंट इज दिस कि फॉसिल्स तभी बनते हैं जब ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक कंडीशन में ट्रैप हो जाते हैं। यूजुअली क्लेई सॉइल में, ऐसी सॉइल में जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, तो बैक्टीरिया उनको वो नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? डिकम्पोज। तो व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द फर्स्ट प्रूफ दैट एवोल्यूशन अकर्स। Fossils are the hard parts of the life forms remain in the found in rock। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम बोले क्वेश्चन क्या है, a study of fossil in the different sedimentary layers indicate the geological period in which they existed. Explain। तो इसका आंसर ऊपर से ही मिलेगा। हम बोल रहे different age rock sediment contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment। जब वो सॉइल बन रही थी उसी टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ। तो जितना पुराना वो सेडिमेंट है उतना पुराना ही वो फॉसिल होगा। तो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट टाइम ट्रैप्ड है अर्थ में, राइट। तो इसका आंसर ये ऊपर वाली लाइन है, तो इसको प्लीज नोट कर ले इसी के आंसर में। कम इसका आंसर लिखो। उसी की आंसर मिला। लिखो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं एक और प्रूफ है कि एवोल्यूशन होता है, वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी स्टडीज। पॉइंट इज दिस कि जो आज ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ पार्ट्स सिमिलर हैं। क्या हैं? सिमिलर। तो ये प्रूव करते हैं कि वो सेम एंसेस्टर से आए हैं। किससे आए हैं? सेम एंसेस्टर से आए हैं। तो दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक जो असली में प्रूफ है एवोल्यूशन का, वैसे दूसरे भी असली में प्रूफ है। पर पॉइंट इज दिस, एक जो ये कॉमन एंसेस्ट्री दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। एक जो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं दिखाते पर ये दिखाते हैं कि एवोल्यूशन एक डायरेक्शन में हो रहा है, वो है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। देखते हैं क्या होता है होमोलोगस और एनालॉगस। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एक इंसान की, चीता की और वेल की और बैट की, सबके हाथ देखे, 4 लिम्स। इनको हाथ को आज से तुम 4 लिम्स बोलना घर पे, ठीक है। और पैरों को हाइंड लिम्स। मेरा हाइंड लिम में दर्द हो रही है, ठीक है। तुम बायो के बच्चे हो तो ऐसे कुछ करोगे तो दिमाग में घुसेगा। 4 लिम माने हाथ और हाइंड लिम माने पैर।
तो हम फोर लिम्ब ऑफ द मैन देख रहे हैं, ठीक है। फोर लिम्ब ऑफ मैन में देखो ये बोन है, ये बोन है, रेडियस, अल्ना, बहुत सारे पढ़े थे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, 11th में पढ़ने थे। इधर देखिए चीता की भी सिमिलर लग रही है या नहीं लग रही? सेम वही बोन का स्ट्रक्चर, 1 1 2, फिर इधर ये काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर आता। फिर ये तो सेम नहीं लग रही, पर तुम देखो एक ऊपर वाली बोन, फिर 2 नीचे वाली, और ये लंबे हो गए, बट स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही है। अच्छा इधर बैट में एक लंबी वाली बोन, फिर 2 छोटी, फिर आगे कार्पल्स में, है ना। तो इन सबके स्ट्रक्चर सिमिलर है, क्या है? ऐसे जो हमारे ऑर्गन्स है, वहां बनकर क्या ये, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे क्या है, इन सबके ऑर्गन्स हैं, ये सारे सेम स्ट्रक्चर है, क्या दिखाते हैं? सेम स्ट्रक्चर। तो जो एनाटॉमिकली सेम हो ना, कैसे सेम हो, जिनके अंदर कुछ सिमिलर पैटर्न आ जाए, तो वो कहलाते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स? तो तुम अंडरलाइन कर लोगे, दे आर हैव सिमिलर एनाटॉमी, माने इंटरनल, दे आर सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, और सबके अंदर लॉन्ग बोन है ह्यूमरस, फिर 2 बोन्स है रेडियस और अल्ना, में और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फेलिंजेस, ठीक है। सब कुछ पढ़ा ना अभी तक तूने? कोई भी है तू? हेंस इन दीज एनिमल्स सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन क्या है? अच्छा हमें हाथ को पकड़ने के लिए, चाय पकड़ने के काम आ रही है, तो ये हाथ हम ग्रास्प के लिए लाते, किसके लिए? ग्रास्पिंग के लिए। चीता ऐसे थोड़ी चाय पीता है खड़े होकर ऐसे, नहीं, वो क्या करता है? भागता है। वो क्या करता है? रनिंग के लिए। और यहाँ पे वेल ना चाय पीती है ना भागती है, उसे क्या करना है? स्विम करना है, ठीक है। और चमगादड़ को उल्टा लटकना है, अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, पर पॉइंट इज दिस कि सबके पास ये स्ट्रक्चर डेवलप हुए, ये सेम स्ट्रक्चर था, पर सबने अलग अलग इस्तेमाल किया उसका। तो डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? पर स्ट्रक्चर क्या है? इसीलिए होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। होमो मीनिंग सेम स्ट्रक्चर विच गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है? हमारे हार्ट्स और ब्रेन्स, हम सबके हार्ट्स और ब्रेन्स सारे मैमल्स के, वर्टिब्रेटा के, वर्टिब्रेटा यानी वर्टिब्रेटा में तो रेप्टाइल्स भी आ गए, एम्फीबियंस भी आ गए, हम और क्रोकोडाइल, हमारे और क्रोकोडाइल में क्या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं? ब्रेन और हार्ट, या हमारे अंदर और जैसे और प्लांट्स में भी होता है क्या? हाँ, बोगनविलिया के अंदर और कुकुरबिट्स, इन दोनों के जो टेंड्रिल्स हैं ये सेम स्ट्रक्चर से बने हैं, तो ये होमोलोगस है। टेंड्रिल होते हैं जो बेलों को चढ़ने में हेल्प करते हैं, है ना। थॉर्न्स इन दी बोगनविलिया एंड टेंड्रिल इन दी कुकुरबिट्स। टेंड्रिल है जो ये बना तो रखा है मैं, ये देखो, ये है कुकुरबिट्स और ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया में जहां से थॉर्न बना है वहां से इनका टेंड्रिल बना है। क्या बना है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम था, पर डायरेक्शन सेम है कि नहीं? इसको चुबोना है और इसको चढ़ना है, तो दोनों का फंक्शन डायरेक्शन डिफरेंट है पर स्ट्रक्चर सेम था, ठीक है। तो ये हो गए इसके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। क्लियर है पॉइंट? एनालोगस स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो अगर हम बात करें, क्या सेम स्ट्रक्चर ही सेम फंक्शन करते हैं, या ऐसा भी है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरों पर फंक्शन सेम हो? फॉर एग्जाम्पल, उड़ना बहुत अच्छा था, हमने भी उड़ने की कोशिश करी, एरोप्लेन बना लिया। ऐसे तो वो भी बड़ा था कि बहुत लोगों ने तो पंख लगा के भी ट्राई किया था, पर पॉइंट इज दिस कि उड़ना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, उससे खाना बहुत मिलता है। एयर फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म उड़ने लगे तो उसको अगर एक जगह खाना नहीं मिल रहा तो उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। तो बर्ड्स के लिए खाना ढूंढना थोड़ा आसान है, मुश्किल भी है क्योंकि वो वही कीड़े ही खाएंगे वो। और पर पॉइंट इज दिस कि उनको एक एरिया ज़्यादा मिल जाता है, तो एक एडवांटेज है उनके पास। क्या है? तो ये एडवांटेज और ऑर्गेनिज्म ने भी अडेप्ट करने की कोशिश करी होगी, इंसानों ने भी सोचा होगा कि चलो आज उड़ के देखते हैं, कुछ गिर गए होंगे। पर पॉइंट इज दिस कि अगर हम बात करें, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली वो कर लिया जबकि उनके स्ट्रक्चर सेम नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल चमगादड़,
उनके पास, उनको उड़ने के लिए बनाया नहीं गया था, वो तो हमारे रिश्तेदार थे और वो उड़ने लग गए क्योंकि वो मैमल्स हैं। वो क्या है? और बर्ड्स के पास तो फेदर था, बर्ड्स के पास क्या थे? इनके पास फेदर ही नहीं थे। पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उन्होंने एवोल्यूशन से अपने हाथों को ही ऐसे फ्लैशी विंग्स बनाकर उड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो ये इसका एवोल्यूशन हुआ। पर क्या ये फेदर से सेम है या फेदर से अलग है? अच्छा, बर्ड्स बट अच्छा विंग्स ऑफ, वैसे ये बोलना नहीं था क्योंकि बर्ड्स और वो तो सिमिलर हो गए थोड़ा, क्योंकि बर्ड्स भी वर्टिब्रेटा हैं और वो भी वर्टिब्रेटा हैं, तो दोनों के हाथ वगैरह तो सेम ही है। बर्ड्स में भी यही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वैसे, जैसे है ना मैमल, ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। पर इससे बेटर होगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी उड़ती है और बहुत सारे इंसेक्ट उड़ते हैं, ड्रैगन फ्लाई एटसेट्रा। तो इंसेक्ट्स जो उड़ते हैं उनके फेदर तो नहीं होते, विंग्स होते हैं उनके विंग्स अलग होते हैं। तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि सेम स्ट्रक्चर नहीं है, पर इनका फंक्शन सेम है। तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? एनालॉगस। जैसे एग्जाम में दूसरा कोई क्वेश्चन कर रहा हो और वही क्वेश्चन हम भी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो हम उसे आता हमें नहीं होता पर हम वो कॉपी कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों ने एक फंक्शन कॉपी कर लिया। क्या? बर्ड्स ने जो है उड़ना सीखा और विंग्स इन्होंने बटरफ्लाई ने कॉपी किया अपने तरीके से, ऐसे नहीं है mRNA tRNA की तरह, ठीक है। अच्छा, हाँ नीचे लाइन नहीं थी। एनीवेज, अब है नेक्स्ट। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कैसा? कन्वर्जेंट माने दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में? उड़ने की। देखो वो जो पहले वाला था उसमें भगवान ने मैन, चीता, वेल और बैट को सेम चीज दी थी। क्या? ह्यूमरस, फिर रेडियस, फिर अल्ना और उसके बाद मेटाकार्पल, कार्पल, फेरेंजिस एटसेट्रा। ये दिया था भगवान ने। इसने उसको इंसान ने चाय पीने के काम लाया, चीता ने भागने के काम लाया और वेल जो है स्विम करने के, और ये बैट। तो ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? एक स्ट्रक्चर दिया भगवान ने और तुमने उसको अलग अलग डायरेक्शन में ले गए, ये कैसा है? डाइवर्जेंट। अच्छा, अब भगवान ने अलग अलग स्ट्रक्चर दिया था बटरफ्लाई को और उसको बर्ड को, पर दोनों ने किस काम लाए? उड़ने के। किसके? तो ये कैसा है? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो होमोलोगस स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ, दोनों एवोल्यूशन के प्रूफ हैं। होमोलोगस कैसा एवोल्यूशन दिखा रहे हैं? डाइवर्जेंट। और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जेंट। भूलोगे तो नहीं? ठीक है। और ये एग्जांपल है एनालॉगस के। अच्छा, डॉल्फिन और पेंगुइन के जो फ्लिपर्स हैं लगते तो बिल्कुल सिमिलर हैं, पर वो दोनों बहुत अलग स्ट्रक्चर के हैं। डॉल्फिन्स के भी फ्लिपर्स होते हैं, डॉल्फिन के पास भी फ्लिपर होता है। डॉल्फिन कैसे बनाते हैं? मैं भूल ही गया। वेल की तरह? चलो जो भी डॉल्फिन है, ठीक है। और डॉल्फिन के फ्लिपर्स होते हैं और पेंगुइन के भी फ्लिपर्स होते हैं। ये पेंगुइन, तो इन दोनों के जो फ्लिपर्स है ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, सिमिलर फंक्शन है, पर स्ट्रक्चर इनके क्या है? डिफरेंट था, ठीक है। तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं दोनों को, पर इनके स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? तो ये एनालॉगस हुए। क्या हुए? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, शकरकंदी और आलू। ये तो अच्छा है, हनी चिली पोटैटो वाला। हाँ, तो याद रहेगा। अगर हम बोलें शकरकंदी और आलू दोनों लगते तो सेम है, पर बहुत अलग है, क्योंकि स्टेम इज अ, पोटैटो इज अ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, और स्वीट पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड रूट। तो दोनों का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, पर दोनों फंक्शन सेम है। तुम्हारी प्लेट पे आ जाते हैं, खाना देते हैं, फ्लैशी होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैशी। दे हैव स्टोर्ड फैट, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन देम, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन सेम है, पर स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट। तो कैसा है ये? कन्वर्जेंट। कैसा है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू थिंक बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज आल्सो पॉइंट टू सेम शेयर्ड इन एंसेस्ट्री? मतलब इस क्वेश्चन का कि ऐसा होता है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म में एंजाइम या केमिकल सेम है
तो वो सेम एंसेस्टर से आए हैं, क्या ये मानते हो तुम? नहीं, अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाथ पैर एटसेट्रा। अगर किसी दो में केमिकल सेम है यानी एंजाइम सेम है, तो क्या वो दोनों सेम एंसेस्टर के हो सकते हैं, आए हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि मैं तो भूल गया। सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स, लिखिए इसका आंसर। सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स performing a given function among diverse organisms performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry. Give clues to common ancestry. Common ancestry. Give clues to common ancestry. ये कह रहे हैं कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेम जीन होंगे, क्या होंगे? सेम जीन। जैसे फॉर एग्जांपल बंदर देखें कितने इंसानों की तरह ही लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अब तो वो इवॉल्व भी ऐसे हो रहे हैं, तो हमारे अंदर और उनके अंदर जीन तो पक्का बहुत सारे सेम है ना? वो भी ऐसे बिल्कुल हाथ का वैसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हम करते हैं, है ना? तो अगर हमारे जीन सेम है तो दैट इज ऑल्सो प्रूफ कि हमारे एंसेस्टर सेम है ना? और जीन्स आर केमिकल्स, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमीन, ये क्या है? केमिकल ही है। प्रोटीन भी तो सेम होते हैं। बंदरों को ही तो वैक्सीन लगा के ट्राई किया था कि पहले बंदर जिंदा रहे तो इंसानों पे लगाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी कम कीमती है शायद। अच्छा, पर पॉइंट इज दिस कि बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, अगर उसके अंदर वैक्सीन सेफ है तो शायद हमारे अंदर सेफ है, क्योंकि उसके प्रोटीन खराब नहीं होंगे तो हमारे नहीं खराब होंगे, उसके जीन खराब नहीं होंगे तो हमारे नहीं होंगे। तो दैट मीन्स हम यही बोल रहे हैं ना कि हमारे एंसेस्टर सिमिलर हैं तो हमारे केमिकल सिमिलर हैं। तो यानी इसका उल्टा भी होना चाहिए, केमिकल सिमिलर हैं तो एंसेस्टर भी क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। समझ आ गया इसका आंसर? ठीक है, नेक्स्ट। अब इंसान ने बहुत सारी एवोल्यूशन कर ली, इंसान भगवान बन गया। भगवान ने तो ब्रीडिंग, इंसान क्या करता है कि अच्छा ये प्लांट ये अच्छा लग रहा है, ये इस डिजीज रेजिस्टेंट है, चलो इनका क्रॉस करते हैं और नया प्लांट बनाते हैं जिसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स हों, ये ब्रीडिंग करते हैं, जो हमने किया था अभी जेनेटिक्स में, येस और नो? तो मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स भी बनाए हैं जो जिनको डॉग्स की इतनी ब्रीड बना दी। डॉग्स पहले तो कुछ ही होंगे, एक दो ही होंगे, अब इतने सारे अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं। ठीक है, अब ये इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम से बहुत अलग अलग ब्रीड्स बन गई हैं। तो क्या जो इंसानों ने पिछले 100 सालों में किया ब्रीडिंग का, तो क्या भगवान इतने सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस अर्थ पे इतनी सारी स्पीशीज नहीं बना सकता था? बना सकता था। दिस ब्रीडिंग इज अ प्रूफ कि एवोल्यूशन होता है। तो हम ये वापस उसी टॉपिक पे ही हैं, व्हाट आर दी प्रूफ दैट एवोल्यूशन अकर्स। पहला क्या था? हाँ साक्षी, कहाँ खो जाते हो? मतलब देखते हैं कि हाँ, और होते किसी और दुनिया में। फॉसिल्स फर्स्ट था, फॉसिल्स सेकेंड, हाँ एनालोगस होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, थर्ड ब्रीडिंग। ठीक है, समझ आया हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं कि एवोल्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन, लोग तो ये भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी है। तो तुम मानते हो? कोई मानता है? क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ा दिया गया इसीलिए। क्या बोली, क्या बोली? बता, बोल। क्या समझे ही नहीं। अच्छा, नासा वाले रिश्तेदार तुम्हारे, अच्छा वो बता के गए कि राउंड होती है। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि कुछ लोग होते हैं कि जो विश्वास नहीं करते कि भाई ये जो पढ़ा रहे शायद गलत है, मतलब इनके पीछे कुछ साजिश है। ठीक है, तो कभी कभी होती भी है साजिश, ऐसा नहीं है। अब जर्मनी में हिटलर, जैसे सपोज उस टाइम तो हिटलर को तो मानते ही थे ना, पूछते ही होंगे, तो हिटलर के बारे में तो बढ़िया ही कहानियाँ लिखी हैं। हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी हर एक ही साइडेड है सारी कहानियाँ। तो ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि जो किताबों में हो वो सच हो।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो साइंस है वो भी सच हो, ठीक है, कुछ चीज़ें तो हमें भी सोचनी पड़ती है। मैं ये बोल रहा हूँ तो अजीब लग रहा होगा, पर पॉइंट इज़ दिस कि हर चीज़ पे सोचना तो हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। हिस्ट्री की बुक सारा ही ये ब्रिटिशर्स की वो कर रही है, तारीफ़ें करती है कि ब्रिटिशर्स ये दे गए वो दे गए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। और हम कह रहे हैं कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से होता है, इसका प्रूफ अभी भी है। क्या अभी एवोल्यूशन हो रहा है? अभी इंसान कैसे प्रूव करो? क्या हुआ जो तुम्हारे ग्रैंडफादर में था जो तुम्हारे पास नहीं है, या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया? धीरे धीरे हो रहा है। तो कुछ देखो अपनी जनरेशन में, कुछ पता चला? नहीं पता चला। तो हमें लग रहा है, अब तो हम ऐसा लग रहा है कि फ़ोन ही आ गया, दिमाग छोटा होता जाएगा, ये एवोल्यूशन होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम गूगल से ही आंसर ढूंढेंगे तो हमें याद रखने की क्या ज़रूरत है। तो भगवान क्या बोलेगा कि ब्रेन की क्या ज़रूरत है, तो फ़ोन से ही चला लो। तो एवोल्यूशन होगा, और इसका एक न्यू प्रूफ भी है, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। हमने देखा जब ब्रिटिश कह रहा हूँ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस टाइम बहुत सारा धुआं हो गया था हर जगह, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले ना पेड़ जो होते थे उनके ऊपर पहले पोल्यूशन नहीं होता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, ठीक है। तो पेड़ों पर लाइकेन उगती थी, जो अभी भी हम हिमाचल वगैरह में देखते हैं। पेड़ों के ऊपर लाइकेन देखी है, नहीं देखी? पेड़ ही नहीं देखी? अभी तो दिख जाते हैं पेड़, देखो तो। तुम्हें क्लास कहाँ दिखती है? क्लास में बैठ के क्लास भी नहीं दिख रही होती, तो तुम्हारी गलती नहीं है। पर कुछ सालों बाद वो भी नहीं दिखेंगे, सही कह रही है तू। तो फ्यूचर की बात कर। अरे लाइकेन, प्लांट के ऊपर ऐसे लेयर होती है, ये होता है लाइकेन, होता है ऑन दी प्लांट, वाइट कलर का है ना। तो इसमें ना मॉथ होते हैं, जो कीड़े होते हैं, पतंगे बोलते हैं, जो आ जाते हैं कीड़े बारिशों वगैरह में, है ना, वो कभी बहुत सारे आ जाते हैं। तो वो जो कीड़े होते हैं उनका कलर जो था लाइकेन के कलर से मैच करता था, तो वो वाइट कलर के होते थे। कौन से कलर के? वाइट कलर के। तो क्यों? क्योंकि क्रो, लिजर्ड या जो भी है वो ढूंढ ना पाए, यहीं पे कहीं पे छुपा हुआ हो और तुम्हें दिखे ना। केमोफ्लेज बोलते हैं इसे, ठीक है, कि वो उसकी कलर का रहते हैं, जो उनका बैकग्राउंड है उसी कलर में, जैसे गिरगिट होता है ना। तो वैसे ही अपना कलर उनका वो था। अब डार्क वाले जो थे वो खाए जाते थे, क्योंकि वो आसानी से दिख जाते थे। इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क मॉथ जो है आसानी से दिख जाता था, तो उसे खा जाते थे ज़्यादातर, ठीक है। पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पोल्यूशन हो गया, और पोल्यूशन का एक सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है लाइकेन। दिल्ली में तुम ये नहीं देखोगे लाइकेन, दिल्ली में किसी पेड़ पे लाइकेन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन इतना है। तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जिस सिटी में ये उग रहा है, मतलब वहाँ पे हवा साफ है, तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। तो ये लाइकेन, जैसे हिमाचल वगैरह में लाइकेन दिखेगा, पर यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो पॉइंट इज दिस, ये लाइकेन वहाँ से गायब हो गया ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि बहुत सारा धुआं होने लगा, पोल्यूशन होने लगा बहुत ज़्यादा, तो लाइकेन चली गई। तो ये पेड़ कैसा दिखेगा? ब्राउन। अब वाइट वाले खाए जाएंगे या ब्राउन वाले? अब वाइट वाले खाए जाएंगे। और धीरे धीरे हमने देखा कि वाइट वालों की पॉपुलेशन कम हो गई और ब्राउन वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो दिस इज अ प्रूफ कि एवोल्यूशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। जिसको एडवांटेज मिलता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एडवांटेज था वाइट वाले के, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। बाद में किसके पास एडवांटेज आ गया? ब्राउन वाले, तो ब्राउन वाले की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो इस सर्वे से ये प्रूव हो गया कि नेचुरल सिलेक्शन होता है। क्या होता है? ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन माने नेचर कभी कभी सिलेक्ट करता है। तो ये प्रूफ है कि हमारे अर्थ पे भी कभी कभी वही ऑर्गेनिज्म बचे होंगे जिनको उस समय एडवांटेज मिला। जैसे जब वो धरती पर वो गिरा था एस्टेरॉयड, तो सारे के सारे डायनासोर्स मारे गए थे। क्यों? क्योंकि उनको एडवांटेज है, उनको खाना बहुत चाहिए था और उस समय खाने की कमी हो गई। छोटे छोटे चूहे और पिग्स और ये सब बच गए, तो जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बच गए। तो वो मैमल्स इवॉल्व होते गए
और रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन कम हो गई, राइट। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एक हमारे सामने वाला प्रूफ है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये हमने प्रूफ किया, अगर तुम मानना चाहो तो। अच्छा, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है? एंथ्रो वर्ड होता है ह्यूमन, ठीक है, और जो इंसान इंसानों को पसंद नहीं करता वो क्या होता है? मिसएंथ्रोप। क्या होता है? उसे इंसान पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो तुम अपने आप को मिसएंथ्रोप बोल सकते हो, ठीक है। अब एनीवेज, तो हम कह रहे हैं एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब है कि इंसानों की वजह से क्या एवोल्यूशन हुआ है? हुआ है। कोविड हमारे हाथों ही हुआ है। पहले हमने जो वैक्सीन बनाई वो डेल्टा पे चलती थी, पर डेल्टा आया, जैसे वैक्सीन आई तो कोविड को क्या होना पड़ा? इवॉल्व। क्या होना पड़ा? तो इवॉल्व हो गया, वो क्या बन गया? ओमाइक्रॉन। क्या बन गया? तो ये इंसानों के हाथों ही हुआ एवोल्यूशन है। ऐसे ही अगर हम ज़्यादा हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो उनमें से कोई ना कोई रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाती है। मतलब अगर तुम किसी माइक्रोब को मारने की पूरी कोशिश करोगे तो उनके लाखों में से एक बच्चा होगा जो सरवाइव कर जाएगा और वो उनकी जनरेशन को आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक म्यूटेशन था जो उस दवाई से असर नहीं पड़ता था, जिससे को उस दवाई से असर नहीं पड़ता था, तो उसके बच्चों को भी असर नहीं पड़ेगा। वो बच गया, बाकी सारे मर गए, तो वो बदला लेगा, है ना। तो पॉइंट इज दिस, ऐसे ही होता है हमारी दवाई। मैंने बताया था, जब डॉक्टर कहते हैं 5 दिन का कोर्स करो और तुम 3 दिन में छोड़ देते हो, तो वो 5 दिन का कोर्स, तुम्हारा गला तो ठीक हो गया, 2 दिन में ही ठीक हो गया, एक दवाई खाई ठीक हो गया, छोड़ो दवाई नहीं खाते। पर जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हारे आगे आने वाले बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो तुमने दवाई पूरी नहीं खाई तो वो जो 100 लाखों बैक्टीरिया तुम्हारे बॉडी में थे, उसमें से 98 मिलियन जितने भी थे, 98% मर चुके थे, ठीक है। पर वो डिटॉल में कहते हैं ना 1%, 99% किल हो जाते हैं, तो 99.99%, तो 1.1% भी अगर वो बच गया और उसने सीख लिया कि वो दवाई से कैसे निपटना है, और वो तुमने जब बात किया, तुम तो ठीक हो गए थे, पर जब तुमने बात की वो दूसरे की बॉडी में गया, दूसरा वो जब दवाई खाएगा तो क्या वो दवाई असर करेगी? नहीं करेगी, है ना। तो तुम तो ठीक हो गए थे पर वो दवाई खत्म हो जाएगी। तो दवाई को बचाने के लिए तुम्हें 5 दिन का कोर्स करने को बोलते हैं डॉक्टर। पर इंडिया में क्या है, केमिस्ट से लिया, खाली, एक दिन खाई, अगले दिन छोड़ दी, है ना। तो इससे जो हमारी दवाइयाँ हैं वो यूजलेस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? और एक दवाई को बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, जैसे तुमने वैक्सीन में देखा ही है। तो लाखों करोड़ों डॉलर्स लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इतनी जल्दी तो केमिकल मिलते नहीं हमें कि भाई ये केमिकल दवाई, ये दवाई है या ये है। बड़ी मुश्किल से कोई केमिकल मिलता है, उस पर भी 10 साल लगते हैं उसको ट्रायल में करने के लिए, और तुम उसको कुछ ही सालों में यूजलेस बना सकते हो अगर तुम उस बैक्टीरिया को पूरा नहीं मारते। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। तो हो गए कितने प्रूफ एवोल्यूशन के? साक्षी 5। फिर से खो गई थी। लास्ट वाली कहानी सुनाइए, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या था? हाँ मैं, तुम दोनों ही खो रहे हो ना, कुछ कॉमन टॉपिक है आज खोने का। अच्छा नेक्स्ट, हाँ सही बोल रहा हूँ। अच्छा एनीवेज, तो ये वहां से बाहर आओ और यहाँ आ जाओ, ठीक है, रियलिटी में। अभी एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रूव हो गए कृष्णा? 5। कौन कौन से दक्ष? फॉसिल, होमोलोगस, एनालोगस, ब्रीडिंग, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। 5 कुछ भी बोल दिया तुमने, मैंने सुन लिया। अच्छा नेक्स्ट इज adaptive radiation. The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating from to other regions is called adaptive radiation. ठीक है, तो अब महक और ये समझाएंगे साक्षी। चलो इस लाइन का मतलब समझाओ, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए ना। नीचे एग्जाम्पल है, उसको पढ़ के कोई भी समझाओ।
बताओ बताओ। अगर एक स्पीशीज में एवोल्यूशन शुरू हुआ किसी एक एरिया में तो धीरे धीरे करते करते दूसरे एरिया में भी हो जाता है। दूसरे स्पीशीज को उसको अडैप्ट कर लेते हैं। हमें मतलब आधा सही है आधा गलत है। डेट की वजह दूसरा का सराउंडिंग होते उस तरह से अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं अपने सराउंडिंग पर, जस्ट लाइक तो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे जब वो घूमने गया तो उसने नेचर देखने के साथ साथ कहानियां भी लिख दी और वो कहानियां तुम्हारा कोर्स बन गई। ठीक है, तो या तो छुट्टी मनाओ या पढ़ लो। ठीक है, तो डार्विन को बोलना चाहिए था। तो डार्विन ने जब वो बर्ड्स को देखा, किसको देखा? वहाँ पे जो वो बर्ड्स देख रहा था तो उनके बारे में सोच रहा था और लिख रहा था। तो उसने सोचा कि अच्छा ये देखो ये बर्ड, इन सब की बीक है तो सिमिलर, पर ये वाली जो है वो सीड खाती है, जैसे पैरेट की तरह है, ये सीड ईटिंग है, ये वाली फ्लैश खाती है। ठीक है, और ये वाली इंसेक्ट खाती है शायद। पॉइंट इज दिस, उसने देखा एक ही टाइप की बर्ड्स कुछ सीड्स खाती हैं, बस उनकी बीक थोड़ी सी अलग है। एक थी जिसकी बीक छोटी थी या वो फ्लैश खाती थी, और एक थी जो इंसेक्ट खाती थी। तो सबकी बीक थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हुई हुई थी अलग अलग डायरेक्शन। इन सब बर्ड्स को बोला गया डार्विन फिंचेस। क्या बोला गया? तो एक ही एरिया में गैलापागोस आइलैंड में ये अलग अलग स्पीशी बन गई थी। क्या बन गई थी? ऑफ फिंचेस। स्टार्ट तो ये सारी एक पॉइंट से हुई होगी, हाँ या ना? तो एक एवोल्यूशन जब एक पॉइंट से स्टार्ट हो, एक पॉइंट माने एक स्पीशी थी पहले, और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, एक सीड ईटिंग, एक फ्लैश ईटिंग, एक इंसेक्ट ईटिंग एटसेट्रा। अब वो उनका एवोल्यूशन हाँ बताओ, उनका एवोल्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में ही चलेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? एक पॉइंट से, और वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, और फिर ये जैसे ने बोला, फिर ये अलग अलग एरिया में भी जा सकती है। गैलापागोस आइलैंड से कोई बाहर चली गई एरोप्लेन में बैठ के, क्योंकि या फिर माइग्रेट कर सकते हैं, तो है ना। तो पॉइंट इज दिस, ऐसे ही बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो अलग अलग स्पीशी बन गई उन नई एरिया में। तो इसे बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। इसे क्या बोलते हैं? ये एवोल्यूशन है जिससे अलग स्पीशी बनती हैं, एक एरिया में बनती हैं, स्टार्ट एक पॉइंट से होती हैं और फिर अलग अलग एरिया में चली जाती हैं। तो इन्हें बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। समझ आई बात? स्टार्टिंग तो एक से ही होती है। ठीक है, समझ आया? इसका और एग्जाम्पल दो डार्विन फिंचेस के अलावा। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे, ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? उनको बोलते हैं मार्सुपियल्स। क्या बोलते हैं? और हम जो है ना, हम प्लेसेंटल हैं, हमारे पास प्लेसेंटा होता है जिसे हम यंग वंस का ध्यान रखते हैं, है ना। हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होता है जिससे जो बेबी है उसको नरिशमेंट वगैरह मिलती है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, है ना, इनसाइड। ये मार्सुपियल्स में पाउच होता है। क्या होता है? कैंगरू का पाउच होता है जिसमें बेबी होता है। तो इनका एवोल्यूशन अलग है क्योंकि इनके अंदर प्लेसेंटा की जगह जो बेबी होता है वो पाउच में होता है। और तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पाउच हो, प्लेसेंटा ना हो, वो मार्सुपियल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? अब देखो भगवान का क्या वो है, इसमें रोल है। पर पॉइंट इज दिस कि हम ये अलग, ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया से कट ऑफ है क्योंकि उसकी चारों तरफ समुद्र है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सोचे कि भाई मैं टिकट बुक करूँ, वीज़ा लगाऊं और मैं इंडिया आ जाऊं, तब तो एरोप्लेन भी नहीं थे, ना कुछ तरीका था, ना शिप चला सकते हो। तो जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ रह गए वो वहीं रह गए, जो बाहर हैं वो बाहर ही रह गए। दोनों का एवोल्यूशन एक दूसरे से कट ऑफ था। कोई किसी को फ़ोन करके नहीं बता रहा था कि भाई अरे मैंने ये सीखा है, जब मटर पनीर बनाया मैंने, ये इसकी रेसिपी है। तो उस समय कोई कनेक्शन था ही नहीं, है ना, कोई मैसेज पहुँच ही नहीं सकता इधर से उधर। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी मोल बने और ऑस्ट्रेलिया में भी मोल बने, एक प्लेसेंटल मैमल और एक मार्सुपियल। एंट ईटर बना ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी और ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पे भी एक एंट ईटर बना। अजीब बात है,
ठीक है, एक माउस हमारा माउस, उनका माउस, मार्सुपियल माउस, ठीक है, हमारा लीमर, उनका कस जो भी है, ठीक है। हमारी भी एक फ्लाइंग स्क्विरल है, उनकी भी एक फ्लाइंग स्क्विरल है। डिफरेंस यही है, प्लेसेंटल है और इनके पास पाउच होता है, मार्सुपियल्स है, ठीक है। हमारे पास एक बॉब कैट है, इनके पास टाइगर कैट है। हमारे पास वुल्फ है, इनके पास तस्मेनियन वुल्फ है। तो पॉइंट इज दिस कि दोनों जगह एवोल्यूशन हो रहा था और दोनों जगह का एवोल्यूशन हाँ सेम जगह जा रहा है। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जेंट भी हुआ। सोचो तो कैसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये है प्लेसेंटल मैमल्स, शुरू हुए अडैप्टिव रेडिएशन एक स्पीसीज से शुरू हुआ होगा। ये थे मार्सुपियल्स, इनकी भी एक स्पीशी रही होगी। ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, बॉब कैट, फ्लाइंग स्क्विरल, एंटीटर, ये भी उसी डायरेक्शन में चले गए, फ्लाइंग स्क्विरल, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। पॉइंट इज दिस कि इधर से इधर अडैप्टिव रेडिएशन है। ये कौन सा एवोल्यूशन, ये देखा जाए तो ये बाहर जा रहा है, डाइवर्जेंट है, पर होमोलोगस भी है ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर था ना, तो इसको ये नहीं बोलेंगे। पर पॉइंट इज दिस कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था, एवोल्यूशन, है ना। तो दोनों का एवोल्यूशन एक ही डायरेक्शन जा रहा है। दोनों ही फ्लाइंग स्क्विरल बना रही थी एवोल्यूशंस, उधर भी और इधर भी। दोनों ही कैट्स टाइप वुल्फ बन रहे थे दोनों जगह, पर दोनों जगह शुरुआत अलग तरीके से हुई थी। तो दोनों के ऑर्गेनिजम्स अलग है, पर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। तो ये प्रूफ ही कह सकते हैं एवोल्यूशन का। एक जगह नहीं, वो दो जगह हो गए, तो दो जगह होने वाली चीज तो हम ऐसे मानते हैं कि सच होगी, है ना। हाँ, अगर एलियन ही छोड़ के गए इन दोनों को हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी एक अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, क्योंकि वो स्टार्ट एक पॉइंट से हुए होंगे और फिर वो रेडिएट हो गए डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। क्या इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल सकते हैं? कन्वर्जेंट माने एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही एंटीटर में जा रहे हैं। तो ये और ये जो आ रहे हैं, ये तो एनालोगस बने ना, ये क्या बने? और जब वो इधर से चल रहे हैं वो क्या हुए? होमोलोगस, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर से बाहर आए। तो इधर होमोलोगस थे, इधर होमोलोगस थे, पर जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे वो क्या हुए? एनालोगस। तो कंसेप्ट समझ आ रहे हैं एवोल्यूशन के? तो सिर्फ कहानी नहीं है, बहुत कंसेप्ट्स भी हैं इस थ्योरी में, है ना। नेक्स्ट, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कह रहे कि एवोल्यूशन तभी शुरू हुआ जब ऑर्गेनिज्म बड़े हो गए थे? नहीं, बचपन में ही शुरू हो गया था, जब वो सेल थे तभी। हो सकता है दो सेल बने हो सकता है दो सेल बने हो, एक शायद ऑक्सीजन लेता हो, दूसरा नाइट्रोजन पे जिंदा रहता हो, है ना। और ऑक्सीजन वाले ने नाइट्रोजन वाले को साफ कर दिया। नहीं तो आज हम नाइट्रोजन पे सांस ले रहे थे, 78% है नाइट्रोजन, है ना, वही अच्छा ही होता। पर पॉइंट इज दिस कि सेल्स भी तो compete कर सकते थे, और एक सेल दूसरी सेल से कंपटीशन में जीत गया और उसी सेल के हम बच्चे हैं। तो क्या एवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है या सेलुलर लाइफ फॉर्म में ही शुरू हो गया होगा? शुरू हो गया होगा, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे, पर कुछ तो कहानी लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आया, क्या लिखोगे? ढूंढने दो मुझे। हाँ, लिखो इसका आंसर। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन समझ आ गया? क्या था? एग्जांपल देना दो, क्या थे? एक तो मौत वाला और दूसरा वो डायनासोर वाला, है ना, कि नेचर ने चेंज हुआ और उसने एक को सिलेक्ट किया। अच्छा, evolution by natural selection would have started when cellular forms of life, evolution by natural selection would have started when cellular forms of life with different metabolic capabilities, with different metabolic capabilities, life
के बाद ये रहा with different metabolic capabilities originated on earth. On earth हम बोल रहे हैं हो सकता है 2 सेल पैदा हुए हो पहली बार, 3 हुए हो या 100 हुए हो पता नहीं, पर उनमें से सबकी अपनी अपनी हो सकता है अलग अलग मेटाबॉलिज्म हो, अपनी रिएक्शन हो, फोटोसिंथेसिस हो ही ना, हो सकता है 2 तरह के फोटोसिंथेसिस हुआ करते हो, जो भी हो। पर पॉइंट इज दिस, जरूरी थोड़ी कि एक ही सेल आया होगा। अगर एक सेल आया होगा तो हो सकता है 4-5 और आए होंगे, पर उनमें से उस नेचर में सबसे बेस्ट कौन सा सिलेक्ट हुआ होगा, जो हम देख रहे हैं, जो रेस्पिरेशन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में और जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लास्टिड में, है ना, समझ में आई बात। तो पॉइंट इज दिस, एवोल्यूशन तो तभी शुरू हो गया होगा जब डिफरेंट सेल्स आए होंगे इस अर्थ पे, जिनके पास अपनी अपनी अलग अलग रिएक्शंस थी, और उनमें से एक सिलेक्ट हो गया जो सब में सिमिलर है हम सब। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अब आती है एक और थ्योरी, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ स्पैन। क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, हमारा दिमाग तो साइज पक्का छोटा हो ही रहा है, पहले तो था, बड़ा कैसे हो रहा है, पहले 1400 सीसी का था, उसका छोटा हो गया था, नए वाले अभी देखेंगे, बड़ा कैसे हो रहा है। अरे हम अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं चीजें या गूगल पे कर रहे हैं? गूगल का दिमाग बढ़ रहा है, डेटाबेस बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है, गूगल का बढ़ रहा है ना। या तो हम ज्यादा पढ़ने लग गए हों तो शायद बढ़ जाए, पर पॉइंट इज वो भी एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, अभी देखते हैं कैसे होता है। The rate of appearance of new form is linked to the life or cycle or life span justify। अच्छा, हम कह रहे हैं एवोल्यूशन उनमें जल्दी दिखाई देगा जिनकी जिंदगी छोटी है, सच या झूठ? जिनकी जिंदगी छोटी है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, जब भी अपने पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनमें एवोल्यूशन जल्दी दिखेगा। ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा जनरेशन आ जाएगी, तुम 100 साल में एक बार जिंदा होगे, मरोगे, रिप्रोड्यूस करोगे, पर बैक्टीरिया 20 मिनट में कर लेगा। तो किसकी जनरेशन ज़्यादा आएंगी? तो किस में एवोल्यूशन जल्दी दिखेगा? उससे जल्दी वायरस में दिखा, 1 साल में 2 बार हो गया इवॉल्व। तो इसका प्रूफ इससे बढ़िया क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, जो जितनी जल्दी अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है उतनी जल्दी इवॉल्व करेगा, है ना। Microbes that divide fast have ability to multiply and become millions of individuals within hours। घंटों में इनके नंबर बढ़ जाते हैं, उनमें से एक के पास कुछ नई पावर हो गई म्यूटेशन से, तो उसके आगे आने वाली जनरेशन्स में भी वो पावर होगी, है ना। तो अगर सपोज तुमने एक बैक्टीरिया के साथ ही करना चाहो तो करके भी देख सकते हो, पर वही किया चाइना वालों ने, तो ये हमें नुकसान हुआ। तो उन्होंने यही, तो हम यही कह रहे हैं कि चाइना वाले शायद यही कर रहे थे, वायरस को चेंज करके देख रहे थे, तो और बाई चांस वो निकल गया। अच्छा तो इसका आंसर समझ जाओगे, लिख लोगे, जिसकी लाइफ साइकिल छोटी है वो जल्दी रिप्रोड्यूस, हाँ वो जल्दी इवॉल्व होता है। अच्छा, देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग, क्या गेटिंग सिलेक्टेड बाय नेचर होगा। क्वेश्चन को सही कर लो, क्या गेटिंग सिलेक्टेड बाय नेचर? हाँ, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लेमार्क कहता है, जिराफ को हमने देखा, जिराफ के फॉसिल निकाले, जिराफ के फॉसिल में तो गर्दन छोटी थी, ठीक है, अब उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई है ना। तो लेमार्क ने बोला ये अपने गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो इनकी गर्दन लंबी हो गई। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि लटको रॉड पे तो लंबे हो जाओगे, क्या ये सही कह रहा है लेमार्क? नहीं, क्यों नहीं कह रहा? क्या नहीं होता? लंबे नहीं होते, ये कह रहे हो? नहीं, तुम उस पर चले गए, इमोशनल मत हो तो इधर आओ। मैं कह रहा हूँ लेमार्क ने बोला कि गर्दन उनकी लंबी हो गई क्योंकि उन्होंने गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल किया। हो सकता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो 10th पास और 12th पास करी हो या कुछ कॉलेज गए हो, तो वो तो पढ़ के आए हैं, तो तुम्हारे अंदर बचपन से था वो कि तुम पढ़ने की जरूरत क्या थी, घर वाले ने तो पढ़ लिया। तो घर वाले तो नहीं, समझो बात को, घर वाले पढ़ के आए हैं तो उनकी नॉलेज तुम्हारे पास क्यों नहीं आई? वो तो पैसे से बनता है अच्छा, वो पैसे से बनता है, और वो
वो पेरेंट सिलेक्शन है कि पेरेंट को चाहिए कि वही डॉक्टर ही बने। हाँ, तो वो जीन्स में नहीं था उसके, ठीक है। हाँ, तो वो कोई रीज़न नहीं हुआ। समझो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ अगर मैं लटकूं, लंबा हूँ, बहुत लंबा हो जाऊँ लटक के, मैं हो सकता हूँ, होते हैं लंबे से, प्रूवन है ना। तो क्या जर कंफर्म है कि मेरे बच्चे भी लंबे ही पैदा होंगे सीधा ही? ऐसा तो नहीं, उन्हें अपना लटकना पड़े, है ना। तो तुम जब पढ़ के आए थे तुम्हारे पेरेंट्स, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास भी थी? क्यों नहीं थी? मतलब क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो तो करके आए ना, उन्होंने तो पढ़ लिया था, वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आई नॉलेज? क्योंकि वो जीन में नहीं गई, उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ नहीं गई? जीन थोड़ी चेंज हो गया। एक बार इंसान पैदा हो गया, क्या उसके जीन चेंज हो जाएंगे? नहीं, उसके हर एक सेल में सेम जीन होता है, सेम डीएनए होता है, सेम इंटेलिजेंस कुड बी इनहेरिटेड। मतलब कुछ हो सकता है कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जेनेटिक बेस वजह से, और उसके बच्चे भी जेनेटिकली बहुत स्मार्ट हो। कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं और उन्हें दिख के याद हो जाता है 2 मिनट में, पूरा ऐसी मेमोरी भी होती है, वो जेनेटिक हो सकता है, वो बात नहीं कह रहे हम। पर हम कह रहे हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिट नहीं होते। जो तुम जिंदगी के दौरान करते हो वो तुम्हारे जीन्स में नहीं जाते, वो तुम्हारे जीन्स में, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारे जीन्स में नहीं जाता तो एवोल्यूशन भी, वो एवोल्यूशन आगे वाली जनरेशन में ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो तुम चाहे जितना पढ़ लो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य उनके ही हाथ में है ना। तो पॉइंट इज दिस कि वो जेनेटिक बेसिस होना चाहिए एवोल्यूशन का या नहीं? एवोल्यूशन जीन से रिलेटेड होना चाहिए। किससे होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो लमार्क की थ्योरी बिल्कुल गलत थी। क्यों? क्योंकि लमार्क ने बोला कि एक जिराफ है, उसने गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। चलो यहाँ तक तो सच है, उसकी गर्दन लंबी हो गई, पर क्या उसके जीन में चला गया कि गर्दन लंबी हो गई है? उसकी जीन में चेंज हो गया वो? नहीं, वो जैसा पैदा हुआ था उसके बच्चे भी तो वैसे ही पैदा होंगे, है ना। एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिट नहीं होते, जो तुम जिंदगी के दौरान करते हो वो आगे नहीं जाता। तो जो मेरी थ्योरी थी वो गलत थी, साक्षी सही कह रही थी। हमारे दिमाग छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम उसे यूज़ ना करें तो वो ऐसे तो नहीं है कि वो श्रिंक हो जाएगा, तो वो मेरी जीन्स में चला जाएगा कि श्रिंक हो गया। नहीं, हमारा दिमाग जितने पे था उतने पे ही हुआ। पर ये ज़रूर है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी लाइफ साइकिल में छोटा हो जाएगा अगर तुम यूज़ नहीं करोगे, पर वो आगे इन फ्यूचर नहीं जाएगा। क्योंकि नहीं समझ आया, जो चीज़ हम जिंदगी के दौरान करते हैं, जैसे जिंदगी के दौरान तुमने बहुत फ़ोन देखा कि आंखें खराब हो गई, आंखें नंबर बहुत बढ़ गया, तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उसकी भी आईसाइट वीक होगी? नहीं, क्योंकि वो तो तुमने किया ना लाइफ के दौरान, वो तुम्हारे डीएनए पे तो नहीं गया। डीएनए में थोड़ी कि चला गया कि आईसाइट वीक हो गई है, चलो डीएनए ने चेंज कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ आई बात। तो लमार्क की थ्योरी गलत थी। उसने बोला था जब ऑर्गन्स का ज्यादा यूज और डिसयूज करते हैं तो एवोल्यूशन होता है। तो फिर हमारी टेल क्यों गायब हो गई? हमने टेल का यूज नहीं किया, वो गायब हो गई? ऐसा नहीं, कुछ और हुआ होगा, है ना। तो पॉइंट इज दिस, टेल शायद वेस्ट ऑफ एनर्जी था। क्या था? जब हम सीधे चल के खड़े होने लगे, हमें उस पर लटकना ही नहीं है पेड़ों पे, जो पेड़ों पे बंदर अपनी पूंछ से हो जाते हैं, वो लीम, वो होता है ना, छोटे नहीं, वो बड़े वाले क्या बोलते हैं, लंगूर तो पूंछ से ही लटक जाते हैं पूरा। तो पॉइंट इज दिस, वो पूंछ उसके लिए थी, ग्रिप के लिए, कि भाई गिरे ना पेड़ों से। अब तो पेड़ों से नीचे आ गए, तो अब खाना खाएं और वो एनर्जी पूंछ ले जाए, जो यूज ही नहीं है। अब शायद बेटर यूज होता, खाना खाते खाते ट्राइपॉड स्टैंड बन जाता उसका पूंछ का। पर एनीवेज अब तो चली गई पूंछ, ठीक है। तो एनीवेज ये हो गया हमारा क्या, कि उस केस में क्या हमारे डिसयूज, पूंछ ना यूज करने की वजह से गई, या शायद एक इंसान के पास पूंछ नहीं थी और वो सिलेक्ट हो गया नेचर में। बाई चांस किसी के पास पूंछ नहीं थी और वो सिलेक्ट हो गया नेचर, और वो नेचर में सिलेक्ट हुआ तो उसकी जनरेशंस हम हैं। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ी थोड़ी आई, ज़्यादा कहानियाँ हो गई हैं, दोबारा करेंगे लमार्क की थ्योरी से। ठीक है, इससे पहले तक तो एवोल्यूशन के प्रूव और एडेप्टिव रेडिएशन तक तो क्लियर था। ये यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हुई होगी, जेनेटिक बेसिस फॉर एवोल्यूशन। ये एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है, जाओ।